Yes, greetings of the day students. You are welcome at Tarna Classes यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का जो ओल्ड बुक्स है उसमें ये 7th लेसन दिया हुआ है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और जो न्यू बुक्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग ये 5th लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन है इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये चैनल का नेम आपको ध्यान रखना है, तर्ण क्लासेस मिसेस बलविंदर कौर पीजी ट्रेनिंग इंग्लिश। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा में जो बेकर हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह से वो ब्रेड्स को बनाते हैं और बेचते हैं, ये बताया गया है। दूसरा बताया है कुर्ग। कुर्ग जो एरिया है वो कहाँ है, वहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं। और तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। आपको पता है कि जो आसाम है वहाँ टी स्टेट्स ज़्यादा हैं, और वहाँ का जो पनोरमा है वो कैसा है और किस तरह से वहाँ पे लोग टी प्रोडक्शन करते हैं, ये सब चीज़ इसमें बताया हुआ है। इसलिए वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक करना भी मत भूलिएगा, और चैनल को भी जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 10th और 12th का फुल सिलेबस मिल जाएगा, वीडियो के साथ मिल जाएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8440886686। हाँ जी, हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भी दी हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं उससे ज़्यादा अगर हम पिक्चर्स के थ्रू देख लेते हैं तो वो स्टोरी हमें अच्छे से याद रहती है। इसलिए एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहा। अ बेकर फ्रॉम गोवा। The Goan bread is one of the delicacies that everyone craves for. The bread is an integral part of the Goan eating habit. जो गोवा के रहने वाले लोग हैं, ब्रेड उनकी जो एक ऐसी हैबिट है जिसको हम टाल नहीं सकते। जैसे हम इंडियंस की कहें तो सुबह सुबह चाय पीना उनकी हैबिट में शामिल है ना। इसी तरह से जो गोवन लोग हैं वो क्या हैं, ब्रेड्स बहुत ज़्यादा खाती हैं। ठीक है, द ट्रेडिशनल ब्रेड मेकर इन गोवा आर नॉन एज पैडर। ये PO नहीं है, ये PA है बेटा। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। PADER। जो ट्रेडिशनल ब्रेड मेकर्स हैं, ब्रेड बनाने का काम करती हैं पुरानी पीढ़ियों से, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है गोवा में। पैडर इज़ अ वेकअप कॉल टू ऑल गोवंस विद द honk ऑफ देयर ऑन इंस्टॉल्ड ऑन देयर बाइसिकल। जो पैडर है सुबह सुबह मतलब जब बच्चे सोए हुए होते हैं, जब उसके पास वो बैम्बू होता है, बैम्बू पे उसकी बेल से लगी होती हैं, जिंगलिंग साउंड आती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को पता चल जाता है कि जो पैडर है वो आ गया है। इसलिए इनको वेकअप कॉल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उनकी आवाज़ सुन के बच्चे सुबह सुबह जागते हैं। पैडर इज समवन हु इज अवेटेड एवरी डे फॉर हिज डेलिशियस एंड स्टीमिंग हॉट ब्रेड। दे कम डेली इन द मॉर्निंग आफ्टरनून एंड द इवनिंग्स। देखिए यहाँ पे जो बुक है, बुक में ये क्लियरली बोला गया है कि उसको जो बच्चे हैं वो 2 बार देखते थे। एक बार तो जब वो आता है, और दूसरी बार जब वो अपनी खाली बास्केट लेके वापस जाता होता है। ठीक है, और अभी जो 3 टाइम शो किया गया है कि ये आने लगे हैं। द आर्ट ऑफ ब्रेड मेकिंग इज़ अ legacy which is granted by the Portuguese to Goa. The Goan pav is a culinary masterpiece. गोवा में ये जो लिगेसी है और जो ब्रेड मेकिंग है, ये पुराने जो पोर्चुगीज लोग यहाँ रहते थे ना, उस टाइम से शुरू हुई थी। द बेकर वुड कम एवरी डे टू डिलीवर द loaves of bread to the house. He would carry the traditional bamboo staff and its jing jang sound would announce his arrival. ठीक है, ये टेक्स्ट बुक से उठाया गया पैसेज। ये जो बेकर है वो अपने बैम्बू पे कुछ घंटियाँ बंधी रहती थी जो जिंगलिंग की साउंड करती होती थी, उसको बजाते हुए आया करता था। अब जो इसमें दिया ना, बास्केट इस बैम्बू के ऊपर रखी होती है, तो ये भी टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है कि किस तरह से वो बैम्बू के ऊपर अपने टोकरी को रख लेता था कि बच्चे उसमें हाथ ना मार सके, है ना। पर बच्चे जो हैं आपको पता है कि फिर से वो शरारती वगैरह होते हैं, बेटारस वगैरह पे होके वो पीप करते थे इसकी टोकरी में, देखा करते थे कि क्या कुछ है। देखिए अब इस लेसन की इसमें पिक्चर्स के थ्रू आपको थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसकी समरी बता देती हूँ। द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड देयर टाइम टेस्ट फर्नेसेस कंटिन्यू टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा विद देयर फेमस ब्रेड लोव्स।
It is possible that the original ones may not exist, but their profession is being continued by their sons. अब इसमें क्या बताया कि जो मिक्सर्स हैं, जो आटा बनाते हैं उसके लिए गूँथते हैं, और फिर भट्टियों पे फर्नेसेस जो होते हैं, चूल्हे या बड़ी बड़ी भट्टियाँ जिन पे वो ये ब्रेड वगैरह बनाते थे, वो आज भी फेमस है गोवा में। लोग उतना ही खाना चाहते हैं जितना पोर्चुगीज़ टाइम में चाहते थे। ये तो पॉसिबल है कि वो लोग नहीं रहे, बट उनके प्रोफेशन को उनके आगे बेटों ने, उनकी पीढ़ियों ने उनके प्रोफेशन को जारी रखा है। द थर्ड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक, थर्ड होता है साउंड जो है, ठीक है, वो ठक ठक की आवाज़ करता है ना अपनी लाठी को नीचे मार के, तो वो बताया द थर्ड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। अभी तक भी कुछ लोग उस बैम्बू का यूज़ करते हैं। द सेम जिंगलिंग साउंड, थर्ड साउंड वुड make the narrator and his friends during his childhood days who would go running to him without brushing or washing their mouth properly। मतलब आपको बताया ना कि वो सुबह सुबह आती हैं, तो राइटर जो है वो बताता है कि हम किस तरह से बिना ब्रश किए और अपने माउथ को अच्छे से वॉश भी नहीं करते थे, और हम उसकी जिंगलिंग साउंड सुन के उठ के भाग लिया करते थे। क्यों भाग लिया करते थे? क्योंकि वो ब्रेड बैंगल्स के लिए भागते होते थे। जो ब्रेड है वो बड़ों के लिए लिया करते थे, और ब्रेड बैंगल्स जो मीठे होते थे वो बच्चों के लिए लेते थे, इसलिए बच्चे उनकी वेट करते रहते थे। इट वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस हु कलेक्टेड द लॉव्स विद चिल्ड्रन सॉर्टेड आउट द ब्रेड बैंगल्स फॉर देमसेल्व्स। जिनको वो ब्रेड दिया करते थे वो कौन होते थे? हाउस में जो मेड सर्वेंट होती थी उनको वो दे जाया करते थे, और बच्चे ब्रेड बैंगल्स के शौकीन होते थे। बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा। बोल और स्वीट ब्रेड, बोल हंस एक स्वीट ब्रेड होता है जिसको एक तरह की स्वीट ही माना जाता है, इज़ अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स। उस टाइम जो ब्रेड से बनी हुई मिठाई होती थी जिसको बोल कहा जाता था, वो काफ़ी फेमस थी। केक्स एंड बॉलिंग हंस और कोकोनट कुकीज़ आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल। त्योहारों पे बॉलिंग हंस मिठाई बनती थी। किसी मैरिज गिफ्ट वगैरह पे बॉल जो एक टाइप की स्वीट होती थी वो दी जाती थी। एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविच एट हर डॉटर्स इंगेजमेंट। और अगर किसी की बेटी की इंगेजमेंट होती थी तो घर की जो लेडीज़ हैं वो क्या बनाया करती थी? ब्रेड से सैंडविच बनाया करती थी। मतलब एक तरह से ब्रेड इम्पोर्टेंट था। पार्टी मैरिज वगैरह पे बॉल नाम की मिठाई बनती थी, फेस्टिवल पे बॉलिंग हंस बनता था, और इंगेजमेंट वगैरह पे सैंडविच बनती थी। मतलब ब्रेड उनकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हर एक प्रोग्राम पे ब्रेड से ही चीज़ें बनती थी। Earlier bakers wore a unique frock of knee length known as kabai, but during the narrator's childhood days they wore a shirt and trousers of length slightly shorter than the usual ones. They generally collected their bills at the end of every month. Bakery has continued to be a profitable profession, managing to keep their families joyous and prosperous. इसमें देखिए राइटर क्या बता रहा है कि पुराने टाइम में जो ड्रेस पहना करते थे बेकर्स, उसको कबाई कहा जाता था। बट जब नरेटर छोटा सा था उस टाइम जो ड्रेस पहना करते थे वो क्या होता है, जिसको आजकल हम कैप्री कह देते हैं। मतलब ऐसी पैंट जो हाफ से कुछ बड़ी होती थी और फुल पैंट से कुछ छोटी होती थी, वो ड्रेस पहनते थे। और जो ब्रेड की कॉस्ट होती थी, पैसे होते थे जो घरों से कलेक्ट किए जाते थे, वो कैसे कलेक्ट करते थे? हर मंथ के एंड में उनको कलेक्ट किया जाता था, और तब तक जो उनका पूरा हिसाब किताब था, उनकी काउंटिंग जो है, वो जो पैडर होता था वो वॉल पे पेंसिल से लिख दिया करता था, और मंथ के बाद उनको कलेक्ट ले लिया करता था, अपने पैसे ले लिया करता था काउंटिंग करके। ठीक है, अब देखिए कल्चर। The three main varieties of Goan bread are the soft and choy pao, the crisp ando and the poya whole wheat pockets and kanka, the bangles। मतलब इस तरह की जो बैंगल्स हैं या फिर व्हीट पॉकेट्स हैं, इस तरह की जो मिठाई बनती थी, मतलब एक तरह से ब्रेड ही होते थे, वो किस तरह से बनाए जाते थे, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। जो मैंने आपको समरी एक्सप्लेन की है अभी, वही इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाया गया है आपको। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। देखो कबाई वगैरह है, पैडर वगैरह, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट फिर भी मैंने यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की है। अब देखिए कि गोवा जो है वो कहाँ है। गोवा कहाँ है? वेस्टर्न कोस्ट पे है, जहाँ इट इज़ नोन फॉर इट्स एंडलेस बीचेस, स्टेलर नाइट लाइफ, इक्लेक्टिक सी फूड, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड आर्किटेक्चर। मतलब यहाँ पे आपको पूरा गोवा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कौन सी रिवर है? मंडोवी रिवर है, और
किस तरह से जो गोवा है कैपिटल है इसकी पणजी है, तो ये सब चीज़ आपके एग्ज़ाम में तो नहीं पूछी जाएगी, बट फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आप इसको थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी वहाँ का कल्चर बताया हुआ है कि वहाँ क्या क्या चीज़ है, ठीक है। रोम जीसस बेसिलिका है, कार्निवल ऑफ गोवा, फिर फोक डांस जिसको फुगडी कहा जाता है, गोवा का जो फोक डांस है इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आगे देखिए कुर्ग, हाँ जी ये इम्पोर्टेंट है फिर से। कुर्ग इज़ माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, लाइज अबाउट 100 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मैसूर सिटी। The west of Coorg is Western Ghat. Coorg, officially known as Kodagu, is known as the Scotland of India. जो कुर्ग है इसको कोडागू भी कहा जाता है और कोडागू भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इंडिया का स्कॉटलैंड बोला जाता है। It is well known for its breathtakingly exotic scenery and lush greenery. Forest-covered hills, spice and coffee plantations only add to the landscape. It is a small and beautiful mountain district and is well known in the world for coffee and its brave warriors men and women serving in all services. मतलब जो कुर्ग है, एक तो ये कॉफ़ी एरिया के लिए जाना जाता है, यहाँ की जो फेमस फसल है वो कॉफ़ी है। दूसरा यहाँ के लोगों के लिए जाना जाता है कि ये जो लोग हैं वो ज़्यादा ब्रेव हैं। अब इसकी समरी जो येलो कलर की स्लाइड्स में दिया हुआ है ना, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा वो वाला पार्ट। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही बताया हुआ है कि किस तरह से आपको समझ आ जाए इजीली, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप लोग अपने एग्जाम व्यू से देख रहे हो तो सिर्फ येलो वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरह से रीड कर लीजिए और सुन लीजिए। अब कुर्ग वाले पार्ट की समरी है। द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। It is located midway between Bangalore and Mangalore. The suitable time to visit Coorg is from September to March. अगर आप लोग कुर्ग की सैर करना चाहते हो, वहाँ जाना चाहते हो, तो आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है? सितंबर से लेकर के मार्च तक। और ये कहाँ है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बेंगलोर और मैंगलोर के बीच में है, कर्नाटका स्टेट में है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो येलो वाली स्लाइड में है ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द प्लेस इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस। जो कुर्ग है ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और मसालों के लिए काफ़ी फेमस है। देयर आर अबंडेंट रेन फॉरेस्ट विच कवर 30% ऑफ द एरिया। यहाँ पे जो बरसाती जंगल हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, उनका जो कुर्ग का पूरा एरिया है उसमें से 30% इन जंगलों ने कवर किया हुआ है। द कुर्गीमन आर ब्रेव वॉरियर्स हु आर परमिटेड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस ड्यू टू देयर ट्रस्टवर्दीनेस। देखिए पूरे इंडिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स रखने की परमिशन हो। किसको छोड़ के? कुर्गी जो लोग हैं, कुर्ग में रहने वाले जो मन है, वे में नहीं, ओनली मन जो जेंट्स हैं उनको विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स रखने की परमिशन है, क्योंकि वो ऐसे विश्वासदायक लोग हैं जिन पे विश्वास किया जा सकता है कि वो बिना किसी वजह से या फालतू की लड़ाई में फायर आर्म्स का यूज़ नहीं करेंगे। द वीमेन ऑफ कुर्ग आर प्रीटी। जो कुर्ग में रहने वाली लेडीज़ हैं वो काफ़ी सुंदर हैं। कुर्ग इज़ ऑल्सो नॉन एज कोडागू या कोडागो, दोनों ही कहा जाता है इसको। दो आर हिंदूज बाय रिलीजन बट देयर कस्टम्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदूज। मतलब इनको ये हिंदू रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, बट इनके जो रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, वो हिंदुओं से अलग हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये जो लोग हैं ये अरेबियंस हैं या फिर अलेक्जेंडर्स हैं। दे मैरी विद देयर कम्युनिटी। कोडाबूज आर सेड टू बी द ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। क्योंकि ये अलेक्जेंडर की जनरेशन से माना जाता है तो इसीलिए इनको ग्रीक भी कहा जा सकता है, या फिर जो अरेबिक हैं उनसे इनकी ड्रेस मिलती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ग्रीक और अरेबिक डिसेंट्स। Some soldiers of Alexander's army settled there also as the ethnic dress of the Kodavus. Kufia is similar to the Arab garment Kufia. It is said that maybe their ancestors were Arabs or Kurds. ठीक है, इनकी ड्रेस के बारे में बताया कि इनकी जो ड्रेस है वो कूफिया से मिलती जुलती है, जिसको कूफिया कहा जाता है। इन यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों की ड्रेस आपको दिखाई दे रही है। तो जो येलो मैंने आपको पहले कह रही हूँ, जो येलो स्लाइड में दिखाई दे रहा है उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। द रिवर कावेरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कुर्ग। कुर्ग से कावेरी नदी निकलती है। द फिश नेम्ड महाशीर इज़ फाउंड इन द रिवर।
और इस नदी में महाशिर नाम की एक मछली पाई जाती है। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक किंगफिशर, लंगूर, स्केवरल्स एंड एलिफेंट्स कैन बी स्पॉटेड अलोंग द रिवर। और जो ये कावेरी नदी है, इसके पास आपको कौन से जानवर मिल जाएंगे? किंगफिशर, लंगूर, स्केवरल्स एंड एलिफेंट्स। Tourists relax in the serene atmosphere and also enjoy adventure sports like river rafting, canoeing, rappelling, mountain biking, rock climbing and trekking। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो कि हम वहाँ कावेरी नदी में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो भी एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर्स स्पोर्ट्स हैं, इनके नेम्स आपको ध्यान रखनी हैं। While trekking on the nature trails, animals like macaques, Malabar squirrels, langurs and slender lories can be spotted on the trees। करें कि जब आप लोग ट्रैकिंग कर रहे होंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो जानवर हैं, मैकॉक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर और स्लेंडर लॉरिस जो हैं, ये पेड़ों पे बैठे हो सकते हैं और वो आप पे नज़र रखे हुए होंगे। द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर ब्रह्मागिरी हिल्स, निसर्गम आइलैंड एंड by Lakupe Tibetan settlements। कुर्ग gives visitors a feel of India's diverse cultures। वो कह रहे हैं कि अगर आप कुर्ग में जाओगे, वहाँ की विजिट करोगे तो आपको इंडिया के डिफरेंट कल्चर्स को देखने को वहाँ मिलेगा, आप उनको वहाँ फील कर सकते हो। देखो यहाँ पे कल्चर जो मैंने समरी में एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से आप लोगों को यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स में अलग से मैंने दिखाया है। और जो इस तरह से इनको ग्रीक या अरेबिक क्यों कहा जाता है, वो भी दोनों तरफ अलग अलग स्टोरीज़ दी हैं मैंने, तो आप इन लोगों को इन जो स्टोरीज़ को पिक्स के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए मैंने एक बार फिर से इनको एक्सप्लेन किया है। जो येलो स्लाइड्स हैं उसमें सिर्फ मैंने समरी नोट की है, और ये जो स्लाइड्स है ना जिसमें छोटा छोटा करके दिखाया गया आपको सब कुछ, ये उसी समरी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये कुर्ग रेजिमेंट है कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन जो थे इंडियन की आर्मी में वो भी कुर्ग थे, और किस तरह से जो जनरल थे फर्स्ट वो भी कुर्ग थे। और जो कुर्ग पर्सन हैं, जितने भी इंडिया में अभी तक भी जो ज़्यादा हायर पोस्ट पे लोग हैं, उनमें कुर्ग जो रेजिमेंट है उसमें कुर्ग जो एरिया है वहाँ से हमारी आर्मी में सबसे ज़्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टूरिस्ट अट्रैक्शन वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी जगह है टूरिस्ट अट्रैक्शन की और क्या क्या हम वहाँ कर सकते हैं, कौन से एडवेंचरस स्पोर्ट्स कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, टी फ्रॉम आसाम में देखिए, आसाम लोकेटेड साउथ ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज इज़ वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स। जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इंडिया में है ना, 7 सिस्टर स्टेट्स, छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनको बोला जाता है। आसाम उनमें से एक है। नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, द कल्चर ऑफ आसाम इज़ अ फ्यूजन ऑफ इंडो ब्राह्मीज, मंगोलियन एंड आर्यन इन्फ्लुएंसेस। मतलब आसाम का जो कल्चर है उस पर किस किस का इफेक्ट है ये बताया है। द नेटिव आर कॉल्ड असोमियाज विच इज़ ऑल्सो द स्टेट लैंग्वेज ऑफ आसाम। जो यहाँ के नेटिव लैंडर्स हैं उनको असामिया कहते हैं, और असामिया यहाँ की मदर टंग भी है, स्टेट लैंग्वेज भी है। आसाम इज़ नोन फॉर आसाम टी एंड आसाम सिल्क। टी तो आपको पहले से ही पता होगा कि असम की टी जो है वो फेमस है, और साथ ही ये आसाम सिल्क के लिए भी काफ़ी फेमस है। द स्टेट वॉज द फर्स्ट साइट फॉर ऑयल ड्रिलिंग इन एशिया। एशिया में जहाँ से पहली बार ऑयल ड्रिल किया गया वो भी साइट फर्स्ट कौन सी है? आसाम है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा। यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं और यहाँ का वाइल्ड लाइफ कैसा है। दूसरा, यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में बताया गया है कि यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, मोटिव रिच है। आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है, किस तरह की आर्ट यहाँ पे होती है, वो भी आपको पिक के थ्रू दिखाई हुई है। अब देखिए इसी की समरी, पीछे मैंने पिक के थ्रू पहले एक्सप्लेन किया इसको, अब देखिए इसी की समरी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द इनफेमस बीवरेज टी, टेलिंग अस मोर अबाउट इट्स हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। ये जो टी फ्रॉम आसाम लेसन है, इसमें से ये एक बीवरेज होता है टी, ठीक है, उसी की हिस्ट्री और उसकी डिस्कवरी के बारे में बताएगी ये कहानी हमें। इट बिगिनस फ्रॉम द सीन वेयर 2 फ्रेंड्स प्रांजल एंड राजवीर आर सेट टू गो टू आसाम। ये जो कहानी है ये 2 दोस्तों की कहानी है जिसमें प्रांजल और राजवीर दोनों आसाम जा रहे हैं। प्रांजल्स होम टाउन व्हेन अ टी वेंडर आस्क्स देम इफ़ दे वुड लाइक टू हैव सम फ्रेशली मेड टी। जो प्रांजल का होम टाउन है, जब वो एक टी वेंडर उनसे पूछता है कि क्या वो चाय लेना
चाहेंगे, फ्रेश चाय लेंगे, तो वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। They buy 2 cups, joining almost every other person in their compartment. अब वो ट्रेन में चढ़ चुके हैं और अपने ट्रेन में कंपार्टमेंट में, इस डिब्बे में देखते हैं कि सभी ने चाय ली है और वो भी 2 कप चाय ले लेती हैं। From there the journey begins and Pranjal starts reading his detective book while Rajveer decides to enjoy the scenic beauty. तभी क्या होता है कि जो प्रांजल है वो तो आसाम की नेटिव लैंडर है और वो देखता है कि प्रांजल तो डिटेक्टिव बुक का दोनों को ही शौक़ है, हालांकि राजवीर को और प्रांजल को, बट प्रांजल तो डिटेक्टिव बुक रीड कर रहा है क्योंकि उसने तो ये देखा हुआ है आसाम का सीनरी जो है, बट राजवीर ने नहीं देखा है, तो बाहर वो ब्यूटी देख रहा है। हालांकि उसको भी शौक़ है, राजवीर को भी डिटेक्टिव बुक रीड करने का, बट वो डिटेक्टिव बुक रीड ना करके आसाम की सीनरी देखना प्रेफर करता है। देयर वर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स फॉलोड बाय टी बशेस। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ का एरिया कैसा है, कौन से खेत हैं वहाँ। राजवीर इज़ वेरी एक्साइटेड ऑन सीइंग सच लार्ज प्लांटेशंस ऑफ टी, बट प्रांजल इज़ अनेबल टू मैच द सेम लेवल बिकॉज ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आसाम। ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रांजल क्यों नहीं देख रहा था सीनरी और राजवीर क्यों देख रहा था। फेमसली नॉन एज द टी कंट्री। Visiting there for the first time, Rajveer did a lot of study about how tea was discovered, and that was dates back to 2700 before Christ. अब देखते हैं, मतलब जो टी कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहता था राजवीर, तो वो सब कुछ पूछता है कि टी कैसे बनी, किस तरह से डिस्कवर हुई, तो उसको पता चलता है कि 2700 बिफोर क्राइस्ट टाइम से पहले ये जो चाय है वो डिस्कवर हुई थी। अकॉर्डिंग टू वाट ही रेड, जो कुछ उसने सुना उसके अकॉर्डिंग, इट वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना, तो उसे पता चला कि चाय पहली बार चाइना में ली गई थी एंड रीच्ड यूरोप इन द 16th सेंचुरी। और ये भी उसे पता चला कि चाय पहली बार पी तो चाइना में गई, बट यूरोप में 16th सेंचुरी में आई थी, वेयर इट वॉज मोस्टली पॉपुलर फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे इसको सिर्फ इसके जो औषधि के तौर पे, एक दवाई के तौर पे लाया गया था, बट बाद में आम तौर पे ही लोग इसको पीने लगे। देयर आर न्यूमरस स्टोरीज एज टू हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड, वन अबाउट अ चाइनीज एम्परर एंड द अदर अबाउट अ बुद्धिस्ट मॉन्क। द फॉर्मर लाइक द टेस्ट ऑफ इट वाइल द लेटर यूज टू गेट राइड ऑफ स्लीप। वो कह रहा है कि चाय को किस तरह से डिस्कवर किया गया। इसमें 2 कहानियाँ हैं, एक तो चाइनीज़ एम्परर की और दूसरी है बुद्धिस्ट मॉन्क या भिक्षु की। पहले ने तो सिर्फ टेस्ट के तौर पे इसको लिया और दूसरा जो है बुद्धिस्ट मॉन्क है, उसने अपनी नींद से छुटकारा पाने के लिए इसको लिया। इस कहानी में दिया गया है कि जो चाइनीज़ एम्परर है वो पानी उबाल के पिया करता था। एक बार चाय की लकड़ियों के थ्रू पानी को उबाला जा रहा था, उन लकड़ियों की आग जलाई जा रही थी, तो जब वो पानी उबाल रहे थे तो कुछ पत्ते उस पानी में गिर गए और उसको जब उसने पिया तो उसको अच्छा टेस्ट लगा, इसलिए वो उसको पीने लगे। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, इसके बारे में कहानी है कि वो मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन करते हुए उसको नींद आने लगी तो उसने अपने अपर आईलिड्स को कट कर लिया और वहाँ पे कुछ चाय के पौधे उगाए और उससे बाद में लोग चाय पीने लगे। ठीक है, दोनों की अलग अलग कहानी बताई हुई है। एज दे वर हैविंग दिस डिस्कशन, जैसे वो ये डिस्कशन कर रहे थे, दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशन वेयर प्रांजल पेरेंट्स हैड कम टू रिसीव देम एंड टेक देम टू देयर टी गार्डन। तभी ऐसी बातें करते करते वो अपने जगह पहुंच गए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। वहाँ प्रांजल के पेरेंट्स उनको लेने आए हुए थे और वो उनके साथ अपने टी गार्डन चले जाती हैं। ऑन देयर वे, जब प्रांजल के पेरेंट्स उनको, राजवीर को और प्रांजल को लेके जाती हैं, तो रास्ते में वो क्या देखते हैं, दे पास्ड अ कैटल ब्रिज एंड गेव वे टू अ ट्रक फील्ड विद टी लीव्स। वो देखते हैं कि वो एक कैटल ब्रिज से होके निकलते हैं, उसके बाद उनको एक चाय की पत्तियों से भरा हुआ ट्रक मिलता है, विच ड्रू देयर अटेंशन टू द फैक्ट दैट इट वॉज द सेकेंड स्प्रॉटिंग सीज़न। जैसे वो प्रांजल के पापा से पूछते हैं तो प्रांजल के पापा उनको बता रहे हैं कि अभी सेकंड स्प्रॉटिंग सीज़न चल रहा है, जब नए पत्ते निकलते हैं चाय के पौधों के और उन नए पत्तों को तोड़ लिया जाता है। उससे वो ट्रक भरा हुआ था। तो प्रांजल राजवीर प्रांजल के पापा से पूछते हैं और वो उनको बता देती हैं कि ये सेकंड स्प्रॉटिंग सीज़न चल रहा है। Indeed did a lot of study before coming, which impressed Pranjal's father and he intended to learn a lot more। मतलब वो दोनों जो हैं प्रांजल के फादर से काफ़ी कुछ पूछते हैं जिससे वो इम्प्रेस हो जाते हैं और उनको बहुत कुछ बता देती हैं। ये देखिए, इसमें जो है आसाम के बारे में बताया हुआ है। आसाम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है, ट्रेडिशनल डांसेस कौन से हैं, वहाँ की ज्वेलरी कैसी है, फोक म्यूजिक कैसा है और क्वेश्चंस वहाँ पे
कैसे हैं, क्या क्या डिशेस हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ की आपको दिखाई गई हैं। इनको एग्ज़ाम में, अगर आप लोग एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हो तो ये वाली स्लाइड आपको पढ़ने के लिए नहीं है, बट अपनी डिटेल नॉलेज के लिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आपको येलो वाली स्लाइड्स अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखोगे तो आपको ओनली येलो वाली स्लाइड्स इनफ रहेंगी, ठीक है। अब देखिए टी हिस्ट्री जो स्टोरीज़ मैंने आपको अभी बताई हैं ना कि किस तरह से वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो अपनी आईलिड्स को कट कर लेते हैं, और दूसरी वाली बताई थी कि वो जो किंग होता है वो पानी उबाल के पीता है तो उसमें चाय के पौधे की कुछ पत्तियां मिल जाती हैं और वो पानी को पीता है तो उसको अच्छा लगता है ना। तो ये दोनों ही स्टोरी जिसमें मैंने रिटर्न में आपको दे दी है। देखो टी फ्लशीज जो हैं कि चाय का कौन सा सीज़न होता है, कब चाय को तोड़ा जाता है, उसकी पत्तियों को किस तरह से लोग तोड़ते हैं, वो एपन जो प्लास्टिक के एप्रन्स पहन के और अपने पीछे बास्केट जो बैम्बू बास्केट्स होती हैं उनको हैंग करके उसमें तोड़ तोड़ के पत्तियाँ डालती रहती हैं, है ना। पत्तों को तोड़ा जाता है किस तरह से, तो ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। फर्स्ट जो सीज़न होता है इनका फर्स्ट फ्लश होता है स्प्रिंग सीज़न में, इनका सेकंड फ्लश जो होता है चाय का वो समर में होता है, और थर्ड जो होता है ऑटम फ्लश होता है। 3 सीज़न में चाय को तोड़ा जाता है, उसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है, ठीक है। हाँ जी, गोवा, आसाम एंड कुर्ग ऑल मेक अप अ टूर मेकिंग अ ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया दैट वी विल डीपली एडोर। जो गोवा, आसाम और कुर्ग हैं ये तीनों ही इंडिया के फेमस एरियाज़ हैं जहां हम टूर कर सकते हैं और इंडिया के बारे में जान सकते हैं, इसीलिए इस लेसन का नेम दिया गया है ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ता है, हर साल बढ़ता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।